आगाज़ गुफ्तगू होगा सईद गनी साहब से। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। सईद भाई, इससे पहले कि मैं बात करूं कोरोना की और जो आपने फ़ैसले किए एज ए वज़ीर तालीम सूबाई हुकूमत के, जो बिलावल भुट्टो ने रब्ता किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, क्या APC में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? जिस वक्त जो ये APC होने जा रही है, उस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़राब हैं। माशी तौर पे हों, ख़ारजा पॉलिसी के तौर पे हों, आपकी पार्लियामेंट का जो आइनी किरदार है अगर उसको आप बात करें तो हर जगह हुकूमत का फेलियर और नाकामी नज़र आती है। महंगाई हो, उसमें फेलियर है। सूबा सिंध में बारिशों से मुतासरीन की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर बैठी है, हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, उस तरफ कोई उनका इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तो अगर हुकूमत इस तरह चल रही हो कि उसको कुछ पता ही नहीं हो कि मुल्क के लोगों के साथ हो क्या रहा है, तो उसमें अपोजिशन की पार्टियों का रोल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिन हालात में ये APC हो रही है, इसमें उम्मीद तो यही है कि कोई बड़े मेजर डिसीजंस भी होंगे जिससे इस हुकूमत को काफ़ी परेशानी भी लाक होगी और मुमकिन है कि इस हुकूमत को जाना पड़े। अच्छा सईद गनी साहब, जिस तरह आपने बात की तो लग रहा था कि अपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अपोजिशन में भी बेचैनी थी, आपस में इतफाक नहीं था। और कल जो कि एक जॉइंट सेशन में हुआ कि आप लोगों के बंदे ही पूरे नहीं हो सके, जो सिंजरानी मॉडल था वो एक दफ़ा फिर रिपीट हुआ, आप लोगों के वोट चोरी हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये अगर अभी राब्ता ना होता तो उसके अलावा तो ये था कि APC तो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन यही था। तो क्या इसमें कोई है कि अपोजिशन ने तहिया किया है कि 5 साल अपोजिशन ही करनी है, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्री हैंड देना है? एक तो मैं अर्ज करूँ, आप ये कहते हैं ना पता नहीं चलता वोट गायब हो जाते हैं, मेरा ख्याल है आपको भी पता चलता है और जो गायब होते हैं उनको भी पता चलता है, और जो हुकूमत की तरफ लोग हैं उनको भी पता चलता है कि उनको कैसे लाया जाता है कि नंबर्स उनके पूरे हो जाएं। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इट्स ओपन सीक्रेट कि किस तरह इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और इस अंदाज में ये हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अगर तो ये पीछे से सारे हट जाएं तो ये हुकूमत एक हफ्ता तक खड़े होने वाली नहीं है। इनके अपने लोग इनको गिरा देंगे, बाकी अपोजिशन की तो जरूरत कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का किरदार अपनी जगह अहम है और बहरहाल ये जो एफर्ट्स करते रहे, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, इतना नैब का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर अपोजिशन इतनी तगड़ी है कि वो सिर्फ 10 वोट जो शायद गिनती के अंदर भी गड़बड़ हुई उससे वो अपने कोई तहरीक कामयाब करवा लेते हैं, तो ये भी नाकामी है, हुकूमत की कामयाबी नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर इसमें आप लोगों को भी ओनस आता है ना कि जो आपके जो लोग आगे पीछे होते हैं, क्या कार्रवाई की? अगर आप लोग उस टाइम पे कार्रवाई कर लेते जब सेनेट का इलेक्शन था तो ये ना होता। अभी भी जो गायब है उनसे बास परोस तो करें कि भाई किधर गायब हो गए, कहाँ थे? तो अब ये नॉर्दर्न एरिया तो नहीं गए घूमने फिरने के लिए, पूछें तो सही, कार्रवाई करें, निकालें इनको। देखिए, एक तो जाहिर है कि पार्टीज जो लोग नहीं आए थे, यकीनन पीपल्स पार्टी अपने जो मेंबर्स हैं उनके मुतालिक भी यकीनन आगाह करेंगे लोगों को कि कौन कौन कहाँ थे, नाम तो पता है सबके। इसी तरह दीगर जमातें भी करेंगी। लेकिन ये कहना कि पार्टीज कुछ नहीं करती ये गलत है। जाहिर है कि एक मुनासिब तरीका और मुनासिब वक्त होता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने पार्टी को डिच किया किसी ऐसे मौके पर, पार्टी उनको कभी भी, जाहिर है कि जो एक हैसियत एक ताकत लोगों की होती है पार्टी में, वो रहती नहीं है, और वक्त साबित करेगा कि इस पार्टी ने अपने लोगों के खिलाफ जरूर कुछ किया है। अच्छा, मैं मज़ीद भी सियासत पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन एक बड़ा अहम डिसीजन आपने लिया कोरोना के हवाले से। आप वज़ीर तालीम भी हैं सिंध के, अब NCOC की सतह पर डिसीजन होना अभी बाकी है। शफ़कत महमूद साहब ने थोड़ा सा खफगी का इजहार भी किया कि सईद गनी साहब ने जल्दी कर दी, कोई मशवरा कर लेते। फिर वो सोलो फ्लाइट, क्या वफाक और सिंध कभी एक पेज पर नहीं हो सकते? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की शायद वो होगी। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल मिनिस्टर से रब्ता करूंगा और उसे गुजारिश करूंगा कि वो इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाएं, और तमाम फैसले हमने माजी में भी उसी प्लेटफॉर्म से किए हैं और अच्छे माहौल में किए हैं। और फिर NCOC तो सिर्फ उन फैसलों की तौसीक कर देती है, बेसिकली फैसले वो करते हैं। अब अगर एक चीज़ जो मुझे भी पता चला है कि शायद कहा गया है कि 22 को NCOC की मीटिंग है, हमने तो जो ऐलान किया है वो ये है कि 21 को जो स्कूल्स खुलने, जो क्लासेस शुरू होनी थी वो अब 21 को नहीं होगी, वो 28 को होगी। ये कोई मेजर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फ़र्क है इस फैसले के अंदर। उसकी वजह भी ये है कि जो फैसला पूरे मुल्क में स्कूलों को खोलने का किया गया वो मरहलावार किया गया था, और मरहलावार भी इसलिए किया गया ताकि जो स्कूल, ज़ाहिर है कि बहुत मुख्तलिफ हालात में स्कूल खुल रहे हैं ना, ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इन हालात में स्कूल खुलेंगे और हमें जाना पड़ेगा। तो SOPs पर अमल दरामद क्या मुमकिन है कि नहीं है, किस कदर मुमकिन है ये हम देखें। इसलिए शुरू में बहुत कम नंबर जो स्टूडेंट्स का है उनको अलाउ किया गया, उन क्लासेस को अलाउ किया गया।
अब अगले मरहले में मजीद कुछ क्लासेस चली जाएंगी तो तकरीबन स्कूल अपनी कैपेसिटी के आधे बच्चों को जो बुलाना शुरू करेंगे और मजीद एक हफ्ते बाद 100% पे आ जाएंगे। अब अगर किसी स्कूल में 20% बच्चों पर भी वो एसओपी जो है वो नाफिज नहीं हो पा रही है, तो हम ये कैसे तवक्को करेंगे 50% पे वो कर लेंगे या 100% पे वो कर लेंगे। अच्छा सैयद गनी साहब, इसलिए एक हफ्ते का टाइम हमने बीच में बढ़ा दिया, लेकिन जो आपका जो बयान था ना कि जी बच्चों की सेहत पे कोई समझौता नहीं होगा, तो ये भी है, और कोरोना एक दफ़ा फिर रिसर्जेंस हो रही है, तो क्या ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है कि स्कूल खुलने के बाद से केसेस बढ़ रहे हैं या स्कूल खुलने की वजह से ये ज़्यादा हो रहे हैं? आप लोगों की क्या स्टडी है, सिंध की क्या सूरत हाल है इस पर? देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि हमने पिछले कोई 4-5 दिनों में 6 दिनों में कोई 14,500 टेस्ट किए हैं, 14,500 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं जो तालीमी इदारों से किए, जो लोग हैं उसके, और 3,600 के ज़ायद जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं और मजीद रिपोर्ट्स आज आ जाएंगी किसी वक्त, और फिर मजीद कल आएंगी, परसों आएंगी, आती रहेंगी। अभी तक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.44% है तकरीबन। अब अगर इस रेट से भी हम अप्लाई कर दें ये 15,400 पे, तो ये लगभग कोई 4 जो है वो लोग बन जाएंगे, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, अच्छा खासा नंबर है। और ये ज़हन में रखें कि ये जो लोग होंगे 350-400 जो भी हों, ये पूरे सूबे में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इदारों में हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हैं। अब जहाँ जहाँ से ये केसेस अब भी सामने आ रहे हैं, हम उनको बंद करते जा रहे हैं इदारों को। सिंध में कई कॉलेजेस बंद हो गए हैं, कई स्कूल हमने बंद कर दिए हैं। अगर ये सिलसिला चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एहतियात को अपनाएं और एक हफ्ता मजीद ले लें वक्त, ताकि जो SOPs को इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला है, जो खामियां हैं, कोताहियां, उसको दूर कर लें। और अल्लाह करे जो मेरे खदशात हैं, सिंध हुकूमत के खदशात हैं, वो गलत हों, जो शफकत महमूद साहब कह रहे हैं वो सारे ठीक हों, तो हम उसी तरह कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ेंगे और 28 को तमाम स्कूल खोल देंगे। अच्छा सैयद गनी साहब, क्योंकि अब लाइफ ने भी रुकना तो नहीं है ना, बाकी चीज़ें हो गई हैं, अब शादी हॉल्स भी खोल दिए हैं, बाकी भी हैं, तालीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपकी ज़िम्मेदारी भी है सारा, लेकिन ये SOPs को इंश्योर करना, अब ये गली मोहल्लों में भी स्कूल हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और दूसरा एक और थियरी भी थी कि जो क्लोज स्पेसेस हैं यहाँ पर ज़्यादा खदशा होता है, तो कोई ऐसा कोई प्लान है कि टेंट्स लगाकर, शामियाने लगाकर ओपन एयर स्कूल्स हम शुरू कर दें? कोई इनोवेटिव सोल्यूशन आप लोग सोच रहे हैं सारी सूरत हाल में? नहीं, अभी ये ओपन स्पेसेस वाला तो हमने नहीं सोचा, लेकिन एक चीज़ मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि स्कूल्स को हम मार्केटों के साथ, बाज़ारों के साथ, जलसों के साथ, जुलूसों के साथ जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जब मैं अगर किसी दुकान में, किसी बाज़ार में जाता हूँ, किसी मार्केट में जाता हूँ, तो ये मेरे पास चॉइस है कि अगर मैं देखूँ कि वहाँ हालात ऐसे हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो मैं नहीं जाऊँ, या मैं मास्क लगा लूँगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लूँगा, फासले पर रख लूँगा, कुछ कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में बच्चों का जाना लाजमी, उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो स्कूल के दरवाजे पे जाएं और वहाँ से वापस आ जाए कि नहीं यहाँ पे SOP इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये पॉसिबल नहीं है ना, उनकी तालीम मुतासर हो जाएगी। और अब जब छोटी क्लासों की बात करें, अगर बच्चों की उम्र 10 साल 11 साल है, उससे कम है, तो उन बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो SOPs पर खुद इम्प्लीमेंट करें, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि जब मैं और आप नहीं करते तो उनसे हम तवक्को कैसे करें। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बच्चों पर अगर SOPs हमने नाफिज करनी है तो वो वालिदैन की मदद और ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक वो खुद इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि बच्चों की सेहत के लिए SOPs बहुत ज़रूरी हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इदारे कुछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा पेरेंट्स ख्याल करें कि बच्चों को हमने एहतियात करवानी है, फिर उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, तो ये मिलजुल कर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तालीम बहुत ज़रूरी है, दुनिया को कहीं रुकना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बच्चों की सेहत की जहाँ बात आएगी, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि अगर तालीम मुतासिर होती है तो हो जाए। हमें बच्चों की सेहत को मुतासिर करने के इक़दाम नहीं करने चाहिए, उनको बचाने के इक़दाम करने चाहिए। और लेकिन इसमें यह भी आप कहें कि आप अभी बात भी करेंगे बाकी सूबों से भी और फिर वफाकी वजीर से भी, NCOC में भी आपका मौक़िफ़ आएगा, और हम चाह रहे हैं कि यूनानिमस एक डिसीजन हो जाए जिस पे, ताकि इस तरह की कोई इलादगी हो, इस तरह की कुछ बात ना आए, ताकि चीज़ चलती रहे। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखें अभी तक ये शफकत साहब को भी पता है, अभी तक हमारी जितनी मीटिंग्स तालीम के हवाले से हुई हैं उसमें कभी भी ना हमने कोशिश की है, ना कभी किसी और ने कोशिश की है कि उसके अंदर हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें या कोई सोलो फ्लाइट हम ले लें। कोशिश होती है कि इत्तफाक राय से फैसले हों, बड़ा फेयर होकर, बड़ा ओपनली हम अपनी राय का इजहार करते हैं, फिर किसी फैसले पर पहुंचते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोरोना के हालात में ये वेरी करता है, हर शहर की सूरत डिफरेंट हो सकती है, हर सूबे की डिफरेंट हो सकती है। अल्लाह करे कि सूबा सिंध समेत पूरे मुल्क में हालात अच्छे हों, लेकिन खुदा न खास्ता सूबा सिंध में अगर सूरत हाल ठीक नहीं होती, किसी और जगह ठीक होती है,
तो ना कोई मुझे फोर्स कर सकता है, ना सिंध हुकूमत को फोर्स कर सकता है कि हम वो करें जो वो कर रहे हैं, ना हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप वो करो जो हम कर रहे हैं। तो कोशिश तो है कि इत्तेफाक राय से फैसले हों, लेकिन ये सारा के सारा डिपेंड करता है कि हमारे सूबे में हालात कैसे होते हैं। हम उसके मुताबिक फैसले करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबको एतमाद में लें, सबके साथ कंसल्ट करें, उसके बाद चीज़ें करें। जी, और उसमें बड़ा वो हमारी जो फेवरेट है ना 18वीं तरमीम, वो भी आ जाती है, सूबे भी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, फैसले कर सकते हैं। जी, और इसके जो मुखालिफ है सपोर्ट करती है। जी, और फिर जो मुखालिफ हैं वो भी फिर इसके बीच में आ जाते हैं, वो भी फिर आपको पता ही है सारी सूरत हाल। लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची पैकेज, बड़ा फ़ैन फेयर अनाउंसमेंट, जब पानी आ गया था पूरे मुल्क की तवज्जो कराची की सड़कों पर, एक नाला हमें याद हो गया था। तो अब वो कराची पैकेज का हमने सुना है, वो कब से इम्प्लीमेंटेशन है, कराची वालों को कब से रिलीफ मिलेगा? अब तो बड़ी कमेटियाँ भी बन रही हैं, वज़ीर आला भी कैप्टन बन रहे हैं, तो रिजल्ट्स कब से आना शुरू होंगे? एक तो मैं बात करूँ आपसे, आप मीडिया की बहुत मेहरबानी है कि आप कराची पर, सूबा सिंध की हुकूमत पर बहुत नज़र रखते हैं और हमें बहुत अहमियत देते हैं, बहुत कवरेज देते हैं। हमारे जो इश्यूज़ हैं उसको बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं गिला ये है कि आप पूरे मुल्क के बाकी इलाकों को जो है ना बड़ी ज़्यादती करते हैं उनके साथ, और वहाँ जो लोगों के मसाइल हुए बारिशों में, सैलाब जी, में, बल्कि इंटीरियर उसको सिंध का भी आपने खासकर रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं करूँ ना, उस पर आपने इतनी कवरेज नहीं दी। तो अगर ये कहना है कि पानी सिर्फ कराची में आ गया था तो ये गलत है। सूबा सिंध के कई अजला आज भी पानी में डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान के कई डिविजन्स डूबे हुए। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर को बेचारे को परेशान सुना है उनको मैंने। पंजाब के कई इलाके जो है मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाके से मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो अहमियत आपने कराची के लोगों को दी, शहरियों को दी, वो आपने बाकी लोगों को नहीं दी, आपने जाती। अच्छा, जहाँ तक पैकेज की बात है, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया उसमें सिंध हुकूमत के भी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के जो मंसूबे हैं उसके लिए हमने वज़ीर आज़म की आमद से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तफसील मीडिया से शेयर की। उन तमाम मंसूबों की लागत बताई, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग बताई, वो किस स्टेज पर है ये बताया। तो वो सब मीडिया के पास तफसीलात मौजूद है, और कुछ मंसूबे चल रहे हैं, कुछ शुरू होने हैं, कुछ आगे जाके शुरू होंगे।